नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल मैं कर रहा हूं हरियाणा के करनाल से। करनाल की ये ऐतिहासिक कर्ण झील है और इसके ठीक पीछे आप देखेंगे जो ये हाईवे है, ये नेशनल हाईवे, ये सीधा दिल्ली की ओर जाता है। और आज मैं दिल्ली की गद्दी, दिल्ली की सत्ता की ही बात करने वाला हूं। जी हां, बात होगी 2024 के लोकसभा चुनाव की, जिसके लिए मुद्दे पेश किए जा रहे हैं और उसकी एक बड़ी जमीन कल प्रधानमंत्री मोदी तैयार करते दिखे। कल प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के दुर्ग में थे और वहां उन्होंने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जी हां वही योजना जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, मुफ्त अनाज हर महीने सरकार दे रही है। 8 चरण उसके पूरे हो चुके हैं। कोरोना काल, उस संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल में इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2020 में। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई गरीब भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, इसलिए उनकी सरकार अगले 5 साल के लिए यानी कि दिसंबर 2028 तक के लिए यह गरीब कल्याण अन्न योजना आगे बढ़ा रही है। 5 साल तक लागू रहेगी, यानी कि दिसंबर 2028 तक। अभी पिछले 3.5 सालों में 5,91,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर चुकी है इस योजना के तहत। आने वाले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए और खर्च होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह मोदी की गारंटी है, गरीब भूखे पेट नहीं सोएगा। कांग्रेस की तरफ से एक पलटवार भी आया। जयराम रमेश उनके महासचिव हैं, मीडिया हेड भी हैं। उन्होंने कहा कि देखिए कल्याण नहीं हो रहा है, गरीबों का भला नहीं हो रहा, इसीलिए योजना को आगे बढ़ाने पर सरकार मजबूर होती दिखाई दे रही है। जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी से ऊपर ले आई है सरकार। नियो मिडिल क्लास अब क्रिएट होती जा रही है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा यह अंत्योदय जो आंदोलन है उसे जमीन पर कैसे उतारा जाए, यह प्रधानमंत्री मोदी करके दिखा रहे हैं। जबकि अखिलेश यादव, वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं गरीबों तक कुछ पहुंच नहीं पा रहा, इससे ज्यादा साफ संकेत और क्या मिल सकते हैं। पर ये तो राजनीतिक बयानबाजी हो गई, आरोप प्रत्यारोप हो गई। थोड़ी हमें क्रोनोलॉजी समझनी होगी। और मैंने क्यों कहा कि 2024 की लड़ाई के लिए जमीन तैयार करते दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देकर एक लाभार्थी जाति जो सोशल इंजीनियरिंग के तहत साथ साथ जो वो कदमताल हुई थी, एक क्रिएट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसमें वो कोई भी सेंधमारी कतई बर्दाश्त करते नहीं दिख रहे हैं, उसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ना चाहते। और इसीलिए क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए हम 1 महीने 3 दिन पीछे चलेंगे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती का मौका, और उस दिन बिहार सरकार ने सरकारी अवकाश होने के बावजूद एक महत्वपूर्ण आंकड़ा जारी किया। वो था जातिगत जनगणना का। और जातिगत जनगणना के आधार पर अब आरक्षण देने की भी बारी आएगी। यह साफ संकेत मिल रहे हैं। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। यह बात राहुल गांधी भी लगातार कहते सुने जा रहे हैं। तब प्रधानमंत्री मोदी ने 3 दिन के बाद एक बयान दिया था कि देखिए सबसे बड़ा सामाजिक न्याय, विपक्ष कह रहा है सामाजिक न्याय की दरकार है। भाई जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक मिलना चाहिए। यहां पर पिछड़े वर्ग को तो 5% अहम ओहदों पर जगह मिल पाती है, तो उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं हो पा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय का सबसे बढ़िया साधन, जरिया क्या है? वो है गरीब कल्याण। सबसे बड़ी जाति कौन सी है? वो है गरीब की जाति। जबकि विपक्ष लगातार पिछड़ा कार्ड, जो ये मंडल कार्ड खेल रहा है, उसमें
हिंदू नहीं कि भाई आप किस जाति के हो और आपकी जाति को क्या कुछ मिला, कितनी नौकरी मिली, कितने दाखिले मिले, और ये आरक्षण के जरिए हम सुनिश्चित कराते दिखेंगे, ये कहता भी पाया जा रहा है। और ये बात महदूद सिर्फ बिहार तक नहीं, अब वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पहले 2 राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां घोषणा कर चुकी है, मध्य प्रदेश में भी घोषणा पत्र जारी किए गए हैं, तेलंगाना में भी किए गए हैं, और यहीं आ जाता है शब्द गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ये मेरी गारंटी है। गारंटी शब्द पर जोर क्यों दिया? क्योंकि विपक्ष, खास कांग्रेस, वो विधानसभा चुनाव में गारंटीज परोसती दिखाई दे रही हैं। 7 गारंटी राजस्थान में दी जा रही हैं। 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा, 500 रुपए में सिलेंडर, 10,000 रुपए महिलाओं को, कहीं पर 2,500 रुपए देने की बात की जा रही है, कहीं फ्री लैपटॉप देने की बात की जा रही है। ओपीएस, पुरानी पेंशन योजना जो है, उसकी बहाली की मांग तो लगातार चल ही रही है, कई राज्यों ने उसे लागू भी कर दिया है। तो एक लाभार्थी जाति, प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल 16 जुलाई से लगातार रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बात करते दिखे हैं कि ये रेवड़ी जो कल्चर है, ये कर्ज लेकर घी पीने की आदत जो डाली जा रही है, इससे अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। पर उसमें सवाल आता है किसकी रेवड़ी सेवा, किसकी है मेवा? क्योंकि रेवड़ियां तो सब बांट रहे हैं। 5 किलो अनाज भी दिया जा रहा है, 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात बीजेपी तेलंगाना में करती भी दिखाई दे रही है। तो लाभार्थियों पर सबकी निगाहें हैं, और विपक्ष ये भी जानता है कि आम जो जनता है, जो आम जनमानस है, ये दिल मांगे मोर उसकी तरफ भी जाता है कि इधर मिल गया, इतना तो मिल गया, अब ये तो देना पड़ेगा, और क्या दे सकते हो। तो इसी में अलग अलग रणनीति अपनाई जा रही है क्या, और यहां बात गारंटी की आ जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं ये मेरी गारंटी है, विपक्ष की गारंटी पर भरोसा मत कीजिए, इनकी तो वारंटी ही नहीं है, ये गारंटी देने वाले कौन होते हैं? तो गरीब और पिछड़ा, इसे कौन साधेगा? गरीब किसे बनाएगा अमीर, और पिछड़ा किसे बनाएगा अगड़ा? मैं ये राजनीतिक अमीर और राजनीतिक अगड़े की बात कर रहा हूं। क्या इसी पर आने वाली लड़ाई लड़ी जाने वाली है, यानी कि एक अहम मुद्दा होने वाला है। यही है आज का सीधा सवाल। तो पहला सवाल जो आज मैं पूछ रहा हूं वो ये कि 24 की लड़ाई गरीबी पर आई, और गारंटी का रण बदलेगा 24 का समीकरण। किसकी गारंटी को मानेगी? आम जनता, जनता जनार्दन, यानी कि आप लोग। और जैसा कि हर इतवार में करता हूं, किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को नहीं बुलाया है, ये थोड़ा सा सूक्ष्म और गंभीर चिंतन और विश्लेषण का मुद्दा है। तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और चुनावी विश्लेषक हैं आज मेरे साथ। प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विजय त्रिवेदी हमारे साथ हैं। विनोद अग्निहोत्री, दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिज्ञान प्रकाश, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो अभय, शुरुआत आज आपसे करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी का गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब ये 5 किलो अनाज 5 साल के लिए और बढ़ा देना। पहले तो ये तो आया था कोरोना काल के लिए, फिर इसे आगे बढ़ाया गया कि भाई यूपी का चुनाव आ गया, अभी 24 का भी चुनाव आएगा, सीधे 5 साल इसको बढ़ा देना। इसके राजनीतिक संकेत और संदेश क्या? देखिए, अगर आप आर्थिक पहलू से पूछते तो मैं दूसरे तरह का जवाब देता। क्योंकि आपने राजनीतिक पहलू उठाया है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता इस वक्त, तो मैं भी यही काम करता जो नरेंद्र मोदी ने किया है। उसकी वजह है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो लोगों की आमदनी बढ़ाने में नाकाम रही है, लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराने में नाकाम रही है। इसलिए हर नेता को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो किसी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, उसे लाभार्थियों की दुनिया बनानी पड़ती है, और सब लोग बना रहे हैं, और सब लोगों के बीच में इस तरह की प्रतियोगिता चल रही है, पहली बात। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये नहीं मानता कि ये जो लाभार्थी हम बना रहे हैं,
ये इनका बड़ा हिस्सा ऑटोमेटिकली मेरा वोटर बन जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में 2022 के चुनाव में खुद भाजपा ने, उत्तर प्रदेश की भाजपा ने ये मान लिया है कि लाभार्थियों ने हमारी तारीफ तो बहुत की, लेकिन हमें उस हिसाब से वोट नहीं मिले। उनकी कुछ प्रधानमंत्री दफ्तर को रिपोर्ट भेजी गई है, उस रिपोर्ट में उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो जो लाभार्थी बनाता, अभी भी देखिए जो हम लोग रोज सर्वे पर चर्चा कर रहे हैं, जो लोगों ने बहुत लाभार्थी योजनाएं बनाई, अशोक गहलोत, सर्वे कहता है कि वो पीछे चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने बहुत लाभार्थी योजनाएं फेंकी राजनीति के बाजार में, सर्वे कहता है कि वो पीछे चल रहे हैं। चंद्रशेखर राव जो लाभार्थी योजनाओं के पुराने चैंपियन हैं, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत छलांगे मार के आगे बढ़ रहे हों। तो जो लाभार्थी बनाना चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है। अगर चुनाव जीतने के लिहाज से प्रधानमंत्री ने यह किया है तो उन्हें निराशा होगी। जनता उन्हें डिलीवरी की कसौटी पर कसेगी कि उन्होंने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किया कि नहीं किया। इस बात पर जनता कसेगी। जो लाभार्थी बना रहे हैं, लाभार्थी लाभ ले लेंगे, अगले लाभ का इंतजार करने लगेंगे। अगले लाभ का इंतजार है, यही एक परेशानी का सबब सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों का है क्या प्रदीप जी यहां पर, कि भाई लाभार्थी बना तो लिए, बीजेपी को लगता है इनमें सेंधमारी ना हो, उधर विपक्ष वो भी ये दिल मांगे मोर तो लाइए जी, वी आर गिविंग यू मोर। ये लड़ाई हो गई है क्या शुरू? संदीप जी देखिए, ये जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कल छत्तीसगढ़ में, तो ये मानकर चलना चाहिए कि ये लोकसभा चुनाव की दृष्टि से सिर्फ नहीं है। ये मैं नहीं कह सकता कि लोकसभा चुनाव उनकी दृष्टि में नहीं है, लेकिन इस समय घोषणा करने का मतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले लाभार्थियों का एक नया वर्ग बनाने के लिए और बहुत सी नई योजनाएं आने वाली हैं। अगर ये सिर्फ लोकसभा चुनाव को दृष्टि में रखकर होता तो इसकी घोषणा फरवरी में होती, बजट के आसपास, इन जो अंतरिम बजट आने वाला है उसके आसपास। तो इसका मतलब है कि उनके जो है कमान में अभी बहुत सारे तीर हैं, तो लोकसभा चुनाव के लिए और बहुत सारी घोषणाएं होनी है। दूसरी बात, उनको इस बात पर भरोसा है, विश्वास है कि लोगों का उन पर विश्वास है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें नेता की विश्वसनीयता सबसे बड़ा फैक्टर होती है। कौन क्या वादा कर रहा है ये तो मुद्दा है, लेकिन किसके वादे पर लोग भरोसा करते हैं, इसी से हार जीत तय होती है। एक ही तरह का वादा अलग अलग पार्टियां, सभी पार्टियां करती हैं। एक के वादे पर लोग भरोसा करते हैं, दूसरे पर नहीं करते। उसकी वजह यही होती है कि एक पर भरोसा होता है कि ये कर सकते हैं, करेंगे कि नहीं वो तो हम जब वो आएंगे तब जांचेंगे, लेकिन कर सकते हैं ये भरोसा होता है, तो उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि फ्रीबीज की या ये इस तरह की घोषणाओं की घोषणा करने के बाद भी चुनाव हार जाती हैं पार्टियां, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं होता कि ये करेंगे। तो पहला मुद्दा है भरोसे का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। दूसरी बात आप ही ने कही डिलीवरी की। डिलीवरी को लेकर जो है वो इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड पिछली सभी सरकारों से बेहतर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई जो है इसमें कमी की गुंजाइश नहीं है या सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो ये सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, लेकिन डिलीवरी के मामले में, और जो अभय जी ने बात कही कि लाभार्थियों का पूरा वोट नहीं मिला, ये मानना कि जिसके लिए हम कुछ कर रहे हैं वो 100% लोग हमको वोट देंगे, ये मानना भी गलत होता है। लेकिन लाभार्थी का वर्ग तैयार करने के बाद अगर आप कंबल ओढ़कर सो जाएंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री जो कार्यक्रम अपने सांसदों को, विधायकों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को देते हैं कि उनसे संपर्क कीजिए। इसीलिए जो पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं, इसीलिए कि उनकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों से संपर्क में लगातार रहें, उनको बताते रहें सरकार की, उनको याद, उसका मतलब होता है याद दिलाते रहें कि हमने आपके लिए क्या किया है, वो उनको भूलने नहीं देना है। और ये उम्मीद बनाए रखना है कि हम आएंगे अगर तो इससे ज़्यादा करेंगे, इतना तो करके दिया है, इस पर तो भरोसा है आपको कि इतना हमने किया है, आगे हमको आपने मौका दिया तो हम और करेंगे। तो इसलिए जो है अल्टीमेटली निर्भर करेगा किसको इसका फ़ायदा मिलेगा, किसको नहीं,
किस नेता की, किस पार्टी की विश्वसनीयता कितनी ज़्यादा है। विश्वसनीयता की आप बात कर रहे हैं कि भरोसा एतबार किस पर करेगा। और विनोद अग्निहोत्री हमने 2019 के चुनाव में भी देखा था, कांग्रेस एक न्याय योजना भी लेकर आई थी। वो साल में 72,000 रुपए देने को तैयार थी, यानी कि महीने में 6,000 रुपए। जबकि किसान सम्मान निधि में मोदी सरकार ने 6,000 रुपए देने की बात की सालाना, यानी कि तिमाही हर 4 महीने में 2,000 रुपए देने की बात, वो बात पर ज्यादा भरोसा कर लिया। तो वही सिलसिला अभी आगे बढ़ रहा है, या विपक्ष की गारंटीज चिंता का सबब भी बन गई हैं, तभी प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ता है ये मेरी गारंटी है, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीनी हकीकत को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव के बाद उनको ये समझ में आ गया है कि विपक्षी, और खासकर जब से विपक्षी गठबंधन इंडिया बना, तो ये जान गए कि जमीन पर जो है जब तक कुछ नया नहीं करेंगे और कुछ लोगों को, जैसा कि प्रदीप जी ने कहा, कुछ और बेहतर उम्मीद नहीं जगाएंगे या सपने नहीं दिखाएंगे, तब तक चुनाव में मुकाबला करना थोड़ा कठिन होगा। और उसके बाद जो जातीय जनगणना का जो कार्ड विपक्ष ने खेला है, इसने बहुत ज्यादा विचलित किया है पूरे सत्ताधारी एस्टेब्लिशमेंट को। और इसीलिए देखिए कि बार बार प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे पर जो है, पहले तो जातीयवाद को पर हमला किया, जातीय राजनीति पर, और कहा कि ये जो है जातीय राजनीति महापाप है और मेरे लिए सिर्फ एक जाति है, गरीब जाति है। फिर रैलियों में उन्होंने अपने को ओबीसी भी बताया, और उसके बाद अब उन्होंने ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जो एक दरअसल राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही लागू की गई है, जो कि यूपीए सरकार ने पास किया था, ये उसको उन्होंने 5 साल के लिए इसीलिए बढ़ाया है कि वो सामाजिक न्याय की लड़ाई के मुकाबले एक आर्थिक न्याय का मुद्दा सामने लाना चाहते हैं। तो सामाजिक न्याय जो जाति जनगणना के जरिए विपक्ष शुरू कर दिया है, और राहुल गांधी हर मीटिंग में हर जगह पिछड़ों को हिस्सेदारी 95 में से 90 में से खाली जो है 5 अफसर जो है इतने हैं, ये सारा जो कहना शुरू किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को जरूरत पड़ी कि आप कोई ऐसी योजना लेके आए, इसीलिए वो जो विश्वकर्मा योजना लेके आए वो भी पिछड़ी जातियों को ही और गरीब जातियों को इंगित करते हुए आए। और चुनाव, इसीलिए आने वाला जो विधानसभा चुनाव, जो उनकी वोटिंग चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, उन पर भी एक असर डाले और लोकसभा चुनाव के लिए भी एक तैयारी हो, ये पूरा उसका एक खाका उन्होंने एक रणनीति के तहत खींचा है। और ये सामाजिक न्याय के सामने आर्थिक न्याय को खड़ा करने का मामला है। तो कुल मिलाकर के ये पूरी लड़ाई जो है राजनीतिक लड़ाई है, और आर्थिक जहां तक बात है वो अर्थशास्त्री बताएंगे, लेकिन अब देश का अगला चुनाव जो है 2024 का, वो आर्थिक न्याय बनाम सामाजिक न्याय के बीच में होने वाला है इस प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा के बाद। बिल्कुल। और यहां पर अभिज्ञान, और जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का ही जवाब मत देना, ये मत कह देना कि हर हफ्ते ये कौन सा शगल पाल लिया है कि झील किनारे जाकर बैठ जाते हो और वहां से सवाल पूछते हो। पर मेरा सवाल ये है कि जो मैंने वो क्रोनोलॉजी समझाई, 2 अक्टूबर को जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होते हैं, आरक्षण की वो बात भी उठने लगती है, और उसके जवाब में 3 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देखिए असल सामाजिक न्याय असल गरीब कल्याण में छिपा हुआ है, और सबसे बड़ी जाति गरीब की जाति है। तो ये विपक्ष जो मंडल कार्ड और लाभार्थी वोट बैंक में बीजेपी के सेंधमारी कर रही है, उसके बरक्स, उसके सामने क्या एक गरीब कल्याण करने वाली सरकार की इमेज भी पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? जी, कोशिश कर रहे हैं, जरूर कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि वो पक्के तौर पर ये मानते हैं कि वो जो भी कह देंगे वो देश मान लेगा। वो ऐसा मानते हैं, किसी कौन कैसा मानता है उसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। फ्री बीस पॉलिटिक्स इज द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द ट्रेड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो पहले कोई भी नेता देश का, कोई भी ये ना समझाए कि सबसे गरीब ही का कल्याण ही सबसे गरीब कल्याण होता है। वैसे भाषण में भाषाएं अभी सुन रहा था, सीधी सीधी बात है, अभी तक इनको कोई 24 का टर्निंग पॉइंट मिला नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, अब कुछ तो मुद्दा चाहिए और थोड़ा बहस भी होती रहे, गरीब भी आप रहनुमा दिखते रहे, तो ये सारा कॉम्बिनेशन है।
लाभार्थियों का जहां तक सवाल है, जो उसका वर्ग है, अभय का जो पहला पॉइंट था दुबे का बिल्कुल सही था कि उसको आप जितना अपनी तरफ और आकर्षित कर सकते हैं और एक्सपैंड कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करिए। इकोनॉमिस्ट के किसी जानने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि फ्रीबीज की कॉस्ट किसी भी सियासत में कोई भी दल करे, राज्य में करे, केंद्र में करे, वो टैक्स पेयर के माथे चढ़ती है, जो कि जनता, जो पूरे देश की जनता का प्रतिशत है उससे बहुत कम होता है। तो अंततः कोई भी कुछ भी कहे गरीब कल्याण के नाम पे ही, कल को कुछ और नई स्कीमें आ जाए तो ये हमारी जेब से ही जाने वाला है विदाउट आवर कंसेंट, किसी भी सरकार के लिए। मैं इसको कतई भी प्रेजेंट सरकार स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूं। सेकेंड पॉइंट बहुत क्लियर है कि जिनको लगता है कि वोट बेस श्रिंक करने से रोकने के लिए एक तरीका हो सकता है लार्जर अपील, बड़ी अपील, वो प्राइम मिनिस्टर ने मेरे हिसाब से आज करने की कोशिश की है। कोशिश ये करने की है कि वो बताए कि साहब नहीं, गरीब सबसे बड़ी जाति है। जैसे कोई नई बात उन्होंने बताई, हमें आज तक पता नहीं थी, ये नया तथ्य आया है देश के सामने और इसी पर हमको ध्यान देना चाहिए। अभी तक उनको जातिगत जनगणना से प्रॉब्लम हो रही थी, तो अच्छा, जातिगत जनगणना और ये सारी चीज़ें बीजेपी कितना करती है ये सब हम जानते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, तो ये सब तो कहने के कोई यहाँ पे डिबेट का आपका टेलीविजन टाइम वेस्ट होगा, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस ये है कि कोई टर्निंग पॉइंट इशू अभी तक है नहीं, जहाँ तक 2024 का सवाल है, जैसे पुलवामा था पिछले लोकसभा चुनाव में। तो अब ये एक नया एक्सपेंशन प्लान है कि ये जो बेस है इसको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए बड़ा कर सकें तो हम एक नया ऑल्टरनेटिव पेश करेंगे कि नहीं, हम पर यकीन करिए और हम ये गरीब को और बेहतर स्थिति में लाएंगे। हालांकि उनको साथ में ये भी बताना चाहिए था कि कैसे लाएंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वो उन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया। तो मेरे हिसाब से यही है इसका सारांश। इसको विजय त्रिवेदी, अगर हम मंडल राजनीति, देखिए मंडल का मंडल दोनों का घालमेल वो चल रहा है, हमने पहले भी चर्चाएं की हैं, लेकिन ये मंडल राजनीति का जो पुट है उसमें एक तरफ गरीब खड़ा करना, दूसरी तरफ जातियों को खड़ा करने की एक प्रतिस्पर्धा भी है और एक लड़ाई है कि कौन ज्यादा इसमें से राजनीतिक मलाई काट पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है संदीप जी, जाति को लेकर ये शुरुआत हुई। इसको देखिए कहाँ से शुरू करते हैं। पहले सरकार ने जब लोकसभा का स्पेशल सेशन बुलाया तो महिला आरक्षण बिल को वो लेकर आ गए। अब महिला आरक्षण बिल का जवाब बना जातिगत जनगणना। विपक्ष को लगा, नीतीश कुमार जी को लगा कि ये जो है यूफोरिया कहीं संकट ना कर दे महिला आरक्षण बिल। हालांकि वो बहुत बड़ा यूफोरिया नहीं हो पाया, लेकिन जातिगत आरक्षण लेकर आए। अब जातिगत आरक्षण का क्या जवाब होना चाहिए, तो केंद्र सरकार को, बीजेपी सरकार को लगा कि इसका कोई जवाब होना चाहिए, तो वो गारंटी पर आए। और पहले जाति को लेकर विरोध हुआ। मंडल की राजनीति का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से होता रहा। वो कमंडल की राजनीति के साथ चलती है, लेकिन मंडल की जो राजनीति की जातियां हैं वो उनके साथ रही हैं। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कमंडल प्लस मंडल को मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और प्रधानमंत्री बार बार जो गारंटी की बात कर रहे हैं, वो विश्वसनीयता की बात है, जिसकी प्रदीप जी ने भी बात की, अभय जी ने बात की। एक मैं महत्वपूर्ण बात इस तरह से समझाना चाहता हूँ, समझता हूँ, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम लोग बार बार ये फ्रीबीज की बात करते हैं, एक तो फ्रीबीज में और गरीबों को अन्न योजना में थोड़ा सा बारीक फ़र्क है। उसको फ्रीबीज की तरह से, स्मार्टफोन की तरह से नहीं देख सकते कि जो 1 करोड़ स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं या स्कूटी बांटी जा रही है या लड़कियों के लिए 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, वो अलग तरह की फ्रीबीज है। ये एक आर्थिक समाधान है या आर्थिक न्याय है सरकार की तरफ से, जो लंबे समय से चल रहा है। इस सरकार का ही ये वो नहीं है। और यदि ये केवल लोकसभा चुनाव के लिए होता, फरवरी में जैसे कहा गया कि फरवरी में होता, तो फिर आप चर्चा करते कि ये लोकसभा चुनाव के लिए किया गया, इसलिए पहले कर दिया जाए। और ये ट्रेन जब यहाँ से शुरू हो रही है विधानसभा चुनावों से, तो इसमें भी कुछ लोग चढ़ जाएं, कोई बुरी बात नहीं है। और ये मानना कि फ्री बीज या जो भी मदद है, ये अनाज की मदद है, ये कोई फ़ायदा नहीं करती, ऐसा नहीं है। ये संकट मोचक है। 2008 में मनरेगा की योजना ने मनमोहन सिंह सरकार को दूसरा मौका दिलवाया। ये बहुत साफ है। वो सरकार नहीं आने वाली थी, जिस तरह से लेफ्ट ने दिया, सपोर्ट विड्रॉ किया, फिर न्यूक्लियर एनर्जी का जो बिल हुआ उससे, लेकिन मनरेगा का जो जादू चला उससे वो सरकार आ गई।
लेकिन ये समझना कि 100% फ़ायदा हो जाएगा, ये ऐसा नहीं। इसको ऐसे समझें कि जो सेकेंडरी स्कूल्स के जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें 20 नंबर 100 में से स्कूल्स को दिए जाते हैं। अब वो 20 में से जब 18 नंबर बच्चे के पास आ जाते हैं ना, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब वो उसके पास होने की गारंटी नहीं है, लेकिन पास होने की गारंटी का एक भरोसा है कि अब उसके बाद भी वो मेहनत करेगा तो 18 और 20 नंबर और लाकर वो पास हो सकता है। ऐसी ही गारंटी ये होती है कि 18 नंबर या 20 नंबर आपने अपने पास रख लिए हैं। वो लाभार्थी हैं, 27 करोड़ हैं, वो 25 करोड़ हैं, वो 20 करोड़ हैं, और उनमें से 10 करोड़ लोग आपको वोट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गारंटी किसी तरह की है। वो 100 में से 20%, यानी 36 में से या 40 में से 20 नंबर आपके पास हो जाते हैं, तो वो आपको सरकार में मदद दिलाते हैं। अब चाहे वो अशोक गहलोत सरकार हो, अशोक गहलोत सरकार बहुत ख़राब लग रही थी, लग रहा था कि ये चुनाव तो वो कांग्रेस निकाल नहीं सकती, लेकिन आज वो खड़े हुए हैं। कल आपने जब सर्वे किया था तो आप 70+ पर थे, तो वो गारंटी का फ़ायदा है। शिवराज जी को भारतीय जनता पार्टी ने खुद ने खारिज कर दिया, लेकिन उनकी गारंटी की वजह से आज वो सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना में जो केसीआर हैं वो करप्शन और एंटी इनकम्बेंसी की इतनी मार झेल रहे थे, लेकिन आज फिर भी वो कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे। इसका मतलब है कि फ्रीबीज और इस तरह की गारंटी सरकारों को वोट में बदलने में मदद करती हैं, लेकिन वो 100% नहीं है। जैसे चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं अपने सांसदों को, अपने नेताओं को कि भाई और काम भी कीजिए, लेकिन ये 20 नंबर बहुत भरोसा दिलाते हैं। बोर्ड का एग्जाम देने वाले बच्चों से पूछिए कि 100 में से 20 नंबर उनके पास होते हैं, जो खासतौर से मेरे जैसे कमज़ोर बच्चे होते हैं। आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों को तो जब 90 नंबर आते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 40 नंबर पर पास होते हैं उनके लिए ये 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 20 नंबर वाले जो 27 करोड़ लोग हैं, 30 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ लोग हैं, उनके लिए ये मदद करता है। और फिर आप इसको नया नाम दें, मंडल की राजनीति कहें, जाति बनाम जाति कहें, गरीब की जाति कहें, और फिर जातिगत जनगणना की बात करें, तो ये दोनों मिलकर कहीं उसका जवाब दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको ये कहना कि ये कुछ भी नहीं होगा इसका असर, ऐसा मुझे नहीं लगता है। नहीं, ज़मीन तो बिल्कुल तैयार हो रही है, और आप तो बुद्धिमान लोगों में से हैं। वो ये आपका बड़प्पन है, और थोड़ा सा आप स्ट्रेट फेस के साथ जो हमारी मौज भी ले लेते हैं, उसका भी एक हल्का सा आपने एक ट्रेलर दिखाया अभी दर्शकों को। पर दरअसल क्या लड़ाई अब इस बात पर भी आएगी अभय दुबे कि भाई सेवा क्या है और मेवा क्या है, कि भाई 5 किलो अनाज गरीबों को दे देना ये उनकी आर्थिक बदहाली या तंगी या भूखे पेट ना सोएं उसके लिए एक मर्रम है, ये तो सेवा की जा रही है। और लैपटॉप दे दो, फ्री में बिजली दे दो, ये दरअसल एक मेवा है। क्या ये और व्यापक भी होगी? प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं कि रेवड़ी कल्चर देश को बर्बाद कर सकता है, पर दरअसल एक होड़ है अभी रेवड़ी बांटने को लेकर, और इसे एक आम मतदाता वो किस तरह से देख रहा है? आप इतना ट्रैवल करते हैं, लोगों से जो इंटरेक्ट करते हैं, आम जनता इसे रिसीव कैसे कर रही है? दोनों ही तरफ से जो नैरेटिव पेश किया जा रहा है। नहीं, जिसको मिल रहा है वो खुश है संदीप जी, जिसको मिल रहा है खुश है। आपको ध्यान होगा कल एबीपी के संवाददाता अभिषेक जी मध्य प्रदेश में एक मोहल्ले में बात कर रहे थे, उसमें कुछ गृहणियां थीं, बहुत से लोग खड़े हुए थे। तो जब स्त्रियों से बातचीत की, उन्होंने पूछा कि लाडली बहना योजना के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको तो मुख्यमंत्री ने बहन बनाया नहीं, जिनको बहन बनाया है उनको फायदा होगा, हमको तो मुख्यमंत्री ने बहन बनाया नहीं। तो जिनको नहीं मिलता है वो खुश होने की बजाय नाराज हो जाते हैं, और उनके मन में एक दुश्चिंता पैदा होती है सरकार के प्रति, जो कि सरकार को नुकसान पहुंचाती है। तो इसकी प्रतिक्रिया भी होती है। जैसे कहीं पे इंटरनेट के जरिए ही आपको उस योजना का लाभ मिल सकता है, और उस गांव में बिजली नहीं आ रही है और नेट नहीं आ रहा है, तो आप समझ लीजिए वहां के लोग इस बात को लेकर नाराज हो जाएंगे। तो ये दुहरी तलवार नहीं है, ये दुहरी तिहरी चुहरी तलवार है। दूसरे, लाभार्थियों के बहुत सारे स्तर हैं। जैसे कि दिल्ली के अंदर लाभार्थियों को, अगर आप प्रधानमंत्री की बहुत सी योजना दिल्ली के गरीब आदमियों पर लागू ही नहीं होती हैं, क्योंकि दिल्ली के गरीब आदमी के पास भी स्कूटर है, उसके पास भी एक फ्रिज है, तो वो बहुत सी योजनाओं के दायरे में नहीं आता। वहां पर केजरीवाल का जो वेलफेयर मॉडल है वो चलता है, प्रधानमंत्री का वेलफेयर मॉडल और दूसरी बहुत सी जगहों पर चलता है। जो अभी विजय जी कह रहे थे वो बहुत सही बात कह रहे थे कि नीचे से 20% का जो तबका है, जिसको आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का वो गरीब तबका है, उसको किस तरीके से अपनी तरफ हमदर्दी से देखने पर मजबूर किया जाए, उसके प्रति आप हमदर्दी के पात्र बने, उसके लिए ये प्रधानमंत्री की कोशिश है। और इसी तरह की कोशिश और दूसरे नेताओं की भी होती है। 2019 में क्या हुआ था?
2019 में लाभार्थियों की इस दुनिया को ठीक से विपक्ष के लोगों ने पहचान नहीं पाया था। थोड़ी बहुत कोशिशें शुरू हुई थी। ज्यादातर लाभार्थियों की दुनिया को केवल प्रधानमंत्री नहीं पहचाना था। जो जनधन योजना से उन्होंने 2014 के चुनाव जीतने के तुरंत बाद शुरू कर दिया था उन्होंने, तो लेकिन 2019 से लेके अभी तक पिछले 5 साल में इस लाभार्थियों की दुनिया में बहुत सारे खिलाड़ी कूद गए हैं। सब लोग अपने अपने लाभार्थी बना रहे हैं। एक तरह से केंद्र सरकार के लाभार्थी को राज्य सरकार के लाभार्थी कहीं कैंसिल कर रहे हैं, कहीं केंद्र सरकार के लाभार्थी राज्य सरकार के लाभार्थी कैंसिल कर रहे हैं। कल मैंने एक सर्वेक्षण में देखा कि मध्य प्रदेश में जो प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई योजना है, बीच में रोक रहा हूं, यहां पर दरअसल खेल हो जाएगा भरोसे या एतबार का खेल हो जाएगा, क्योंकि भरोसा किस पर करेंगे? इस खेल में घुस तो सब गए। हाँ, घुस तो सब गए जो प्रदीप जी कह रहे थे। हाँ, ये अभी पता चलेगा चुनाव में भरोसा किस पे होगा। मैं एक छोटी सी बात कह दूं जो कि तथ्य है, मतलब जो है, मैं जब उस सर्वेक्षण को देख रहा था तो जो प्रधानमंत्री द्वारा दी गई लाभ है मध्य प्रदेश में, उनको प्राप्त करने वाले लोग भी कह रहे थे कि हम वोट नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को। वो संवाददाता पूछ रहे थे और वो जवाब दे रहे थे, तो उनका कहना था कि आप हाँ की योजना ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे हमने इसके लाभार्थी हैं, इसके आधार पे हम उनको वोट नहीं देने वाले हैं। हमारे वोट देने की दूसरी वजह है। तो ये पूरी परिस्थिति बहुत पेचीदा होती जा रही है। यहाँ तो ये है कि जो प्रधानमंत्री ने मुफ्त अनाज देने की पेचीदा परिस्थिति है। क्या आप इसीलिए प्रदीप सिंह ये कह रहे थे कि देखिए फरवरी में करते तो राजनीतिक मायने इसके निकाले भी जाते, अभी घोषणा कर दी, पर अभी घोषणा क्या इसलिए की गई कि राजनीतिक इस पर मायने अभी ना निकले? और जो आप कह रहे थे, क्या दरअसल अभी पिच तैयार हो रही है और कुछ और मुद्दे भी तलाशे जा रहे हैं, उसे छौंक कहिए या मेन कोर्स कहिए, उनकी भी अभी तलाश है जनता को परोसने के लिए? नहीं कहा कि इसका राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, निश्चित रूप से राजनीतिक उद्देश्य है। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से अगर जो मुद्दे बनाने वाली है बीजेपी, या आप फ्रीबीज कहिए, रेवड़ी कहिए, सेवा कहिए, उसकी सूची में नहीं है। उसकी सूची में होता तो इसकी घोषणा देर से होती। सिर्फ इतना कह रहा हूं, इसका फायदा उठाना चाहती है बीजेपी, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए इस चुनाव में किया है कि इस चुनाव में भी फायदा हो जाए और एक जमीन तैयार हो कि देखिए हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम जब 24 में जाएंगे कि 4 साल से हम ये योजना चला रहे हैं, आपको लाभ मिल रहा है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हर मोहल्ले में 4-5 दुकानें होती हैं समोसे की। एक दुकान होती है जो सबसे ज़्यादा जिसका समोसा बिकता है। क्यों? उस पर भरोसा, उसकी क्वालिटी। तो राजनीति में भी ऐसा ही होता है। आपने ही उदाहरण दिया जो राहुल गांधी ने 2019 से पहले न्याय योजना की घोषणा की थी, 6,000 रुपये हर महीने देने की। क्यों नहीं माने लोग? भाई 500 रुपये महीना किसानों को देने की योजना घोषणा की मोदी ने, लोगों ने मान लिया, उसका फायदा मिला। और यहाँ 6,000 रुपया दे रहे थे तब भी लोग मानने को तैयार नहीं है। तो वही घूम फिर कर बात आती है विश्वसनीयता की। तो प्रधानमंत्री अपने इन कार्यक्रमों के जरिए अपनी एक विश्वसनीयता स्थापित कर रहे हैं, जो बार बार वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। यानी मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे वो रसोई गैस की योजना हो, या घर देने की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास की, ये सब डिलीवर हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वादे के स्तर पर हैं। बाकी लोग वादा कर रहे हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। एक लोगों के मन में उहापोह है। दूसरी बात यह है कि जो मंडल और कमंडल की बात हो रही है, देखिए मंडलवादी जो पार्टियां हैं उनके पास बहुत बड़ा अवसर था मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद पूरे पिछड़े समाज को गोलबंद करने का। उसमें उन्होंने 2-3 जातियों के अलावा बाकी सबको छोड़ दिया। मोदी ने पिछले 8-9 साल में जो अति पिछड़ा वर्ग है पिछड़ों में, उसको साधने का काम किया। उसको लाभार्थी वर्ग के जरिए लाभ पहुंचाया, आर्थिक लाभ, उसको जो है राजनीतिक लाभ पहुंचाया, संगठन में जगह दी, सरकार में जगह दी, तो उनको सत्ता में हिस्सेदारी दी। बताया कि जिनको आप अपना मसीहा समझते थे, आप मंडल कमीशन का लाभ जिनको सबसे ज़्यादा राजनीतिक मिला, उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपके लिए कुछ नहीं किया। और उसके साथ साथ उन्होंने
जो हिंदुत्व का अम्ब्रेला है उसमें ये समझाने की कोशिश की अति पिछड़ी जातियों को कि हिंदुत्व में आपका भी स्टेक है, ये ऐसा नहीं है कि ये केवल अग्री जातियों के लिए है। तो उसके जरिए उन्होंने मंडल और कमंडल को जिस तरह से दोनों को साधा है, और इसका उदाहरण 4 चुनाव में हम उत्तर प्रदेश में, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें देख चुके हैं। 24 में क्या होगा नहीं होगा, वो दोनों मंडल कमंडल को साध कर चलने की पुरजोर कोशिश बीजेपी कर रही है। उधर अब कमंडल को विपक्ष भी सहेजना चाह रहा है। कमलनाथ उसकी जीती जागती उदाहरण है। पर विनोद अग्निहोत्री, मैं एक सेकंड, विनोद अग्निहोत्री, अबे दुबे आपके पास में आऊंगा, पर ये इतना सरल भी नहीं है। ये खेल थोड़ा सा अब कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है क्या? जातिगत जनगणना का जो ये कार्ड विपक्ष ने चला है और मंडल कमंडल को सहेज रही है बीजेपी, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर अब तो गृह मंत्री अमित शाह को भी आकर ये कहना पड़ता है कि भाई वो जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है, उसके विरोध में नहीं है। सरसंघ चालक ने भी कहा कि हमने अपने साथियों के साथ पशुओं जैसा बर्ताव किया है और 200 साल और आरक्षण दिया जाए या देना पड़े तो हम देने को तैयार हैं। तो जातिगत जनगणना को लेकर भी एक वो मरम्मत का काम भी चल रहा है। और क्या इसी कड़ी गरीबों को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की घोषणा अगले 5 साल तक लागू करने की जो बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जोड़कर क्या देखा जा सकता है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अपना जो कोर्स बदल रहे हैं, वो जाहिर करता है कि कहीं न कहीं जो जातिगत जनगणना का मुद्दा, और ये जातिगत जनगणना का मुद्दा कोई महिला आरक्षण के समय नहीं आया, ये तो बिहार से शुरू हुआ था, जब तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर के 3 प्रतिनिधिमंडल लेकर के आए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने, तब से शुरू हुआ था। और बाद में इसको कांग्रेस ने लपका और इंडिया गठबंधन ने इसको अपना एजेंडा बना लिया, और नीतीश कुमार ने पहल करके आंकड़े जारी कर दिया, और उसके बाद राहुल गांधी हर सभा में कह रहे हैं हर राज्य में जातिगत जनगणना होगी। अब तो आंध्र प्रदेश ने भी कह दिया, कर्नाटक भी कह रहा है, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, और इस बात को संघ प्रमुख भी समझ रहे हैं। वो संघ प्रमुख भागवत जी जिन्होंने 2015 में कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, अब वो 2000 साल के अन्याय को गिना के 200 साल तक जारी रखने की बात कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जी जो गरीब की बात करते हुए फिर अपनी जाति भी बता देते हैं कि मैं ओबीसी हूँ। अमित शाह जी गृह मंत्री तेलंगाना में कहते हैं हम पिछड़ा मुख्यमंत्री देंगे अगर हम जीते यहाँ पर, और फिर कहते हैं हमें जातिगत जनगणना से कोई परहेज नहीं है। देखिए, हिंदुत्व तो ढीला पड़ गया कर्नाटक के चुनाव के बाद, और मध्य प्रदेश में जैसे कमलनाथ ने, भूपेश बघेल ने जैसे लपका उसको। इसके अलावा यूसीसी का कितने जोर शोर से घोषणा हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में की थी, उसके बाद यूसीसी पे चर्चा बंद हो गई। तो कोई जो कोर मुद्दे हैं वो इस वक्त काम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि जो सामाजिक न्याय की बात शुरू की है, दरअसल देखिए, एक होता है दान, एक होता है अधिकार। जब सरकारें किसी योजना के तहत देती हैं तो वो लोग ठीक है ले लेते हैं, खुश होते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन वो अधिकार नहीं होता है। कारण उसका ये है कि जातिगत जनगणना अधिकार से जुड़ी हुई है। लोगों को लगेगा कि अरे हाँ भाई, हमारा स्टेक है इस पूरी व्यवस्था में। हमारे जो, जब राहुल गांधी कहते हैं कि 90 अधिकारियों में जो 40 लाख करोड़ का बजट जो है खर्च करते हैं, उनमें खाली 5 जो है वो ओबीसी के हैं, तो ये बात लोगों को लगती है कि भाई बात तो सही है, तो वो अधिकार की बात है। देखिए, कांग्रेस के जमाने में 20 सूत्री कार्यक्रम से लेकर के, तो ये तो विशुद्ध राजनीतिक रणनीति की बात हो गई। लेकिन अभिज्ञान, एक मिनट विनोद भाई, अभिज्ञान पर दरअसल, और ये सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से गारंटी दी जा रही है, जो योजनाएं घोषणाएं की जा रही हैं, उन पर क्या ये लागू नहीं होता कि दरअसल क्या हल दिया जा रहा है? भाई 80 करोड़ लोग भूखे पेट ना सोएं तो उनकी आमदनी बढ़ा दी जाए, या विपक्ष जी 500 रुपए का सिलेंडर दे देंगे, या महिला को 10,000 रुपए दे देंगे, या 2 रुपए में गोबर खरीद लेंगे, तो भाई किसान को मेहनत की माकूल कीमत मिल जाए, महिला का सही मायने में सशक्तिकरण हो जाए। इन सवालों के क्या हल मिल रहे हैं, या ये राजनीतिक, विशुद्ध राजनीतिक शॉर्टकट भी लिए जा रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से? दो बढ़िया शब्द अभी सुनने में आए। एक विनोद जी ने कहा, बहुत अहमियत का यह शब्द है, अधिकार, जो जातिगत जनगणना से जुड़ा है।
जहां पर आपके अधिकार की बात हो रही है। ये नहीं कि आपको हम ये दे देंगे और हम आपके लिए कर देंगे और हम पर ही भरोसा करिए और हम ही हैं वो। अभी कोई सज्जन बता रहे थे कि ये इतनी सारी उन्होंने डिलीवरी कर दी। मैं कितनी बार सवाल पूछ चुका हूं कि जब गैस सिलेंडर बांटते हैं तो उसको रिफिल करने का इंतजाम तो बताया नहीं आज तक किसी ने इस सरकार में। अब ज्ञान आपकी दूसरा, आवाज में थोड़ी आपने दिक्कत आ रही है संदीप जो शब्द इस्तेमाल किया जी, आपकी आवाज में ढंग से नहीं सुन पा रहा हूं शब्द विजय। जो आपने 30 सेकंड में इस्तेमाल इसका अगर किया आप एक क्रिस्प सा जवाब दें, मुझे एक ब्रेक लेना है। आवाज की प्रॉब्लम हुई। हिंदुस्तान की सच्चाई है, आप कितने भी बहाने बना लीजिए, आप उससे बचकर नहीं जा सकते। फाइनली आपको वहाँ आना ही पड़ेगा। 2015 में आप कहें कि हम इस पर से विचार करेंगे, लेकिन वापस आना ही पड़ा। और चाहे वो गरीब की जाति कहें, अमीर की जाति कहें, लेकिन जाति एक सच्चाई है और जातिगत आरक्षण पर आपको आना ही पड़ेगा। और जो आरक्षण के साथ साथ जो अधिकार की बात विनोद जी ने कही, वो बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए आरक्षण आंदोलन और आरक्षण की लड़ाई हमेशा से चलती रही, क्योंकि वो एक अधिकार है और अधिकार जो है एक किसी के भरोसे नहीं होता। अधिकार आपको मिल गया तो ठीक है। इसी में मैं एक छोटी सी बात और जोड़ना चाह रहा था कि हमने बात की कि ये हम लोग बड़ा, आप सब लोग बड़े लोग हैं इसलिए ये बात होती है, एक एरोगेंस है हमारे 15 पास, सेकंड प्लीज। टैक्स पेयर की एरोगेंस है कि हमारे पैसे से गरीबों को दिया जा रहा है। मैं फिगर देख रहा हूँ, टोटल कलेक्शन 14 लाख है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। भारत सरकार का बजट है 45 लाख करोड़ 2023 का। जनता को, गरीब जनता को मिल रहा है 10 लाख करोड़ रुपए इस अन्न योजना में। और जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग असेट है, वो 5.4 ट्रिलियन है। तो ये 10 लाख करोड़ रुपए आप 14 लाख करोड़ रुपया कुल मिलाकर दे रहे हैं डायरेक्ट टैक्स में। हिंदुस्तान का बजट देखिए और एनपीए को देखिए। ये एहसान करना छोड़िए गरीबों पर कि हमारे पैसे से गरीबों को पैसा दिया जा रहा है। ये सरकार, ये देश, ये पैसा सब लोगों का है। एनपीए पे आप चर्चा नहीं करते। 5.4 ट्रिलियन रुपीस है जिसको लेकर चर्चा आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10 लाख करोड़ रुपए गरीबों में अनाज के लिए दिया जा रहा है। तो आप सवाल करते हैं कि मेरा टैक्स का पैसा, यदि मैं हिसाब लगाऊं, मेरे तो पास यहाँ डिटेल पर है सबके कि अपने जो- अपने तर्क जो हैं, टैक्स सबकी पेयर्स अपनी हैं। उम्मीदें हैं, सबकी अपनी अपेक्षाएं हैं। विजय भाई थोड़ा सा रुकिए, मैंने आपसे कहा था कि संक्षेप में प्लीज जवाब दीजिएगा। तो सबकी उम्मीदें, अपेक्षाएं हैं, यहाँ पर कंपीटिंग डिमांड्स हैं और राजनीति का मतलब ही होता है चुनावों में फायदा उठाना। उठा कौन पाएगा? पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। तो चर्चा कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, गारंटी देने की होड़ छिड़ी हुई है। गारंटी मतलब दरअसल वो रेवड़ी हैं। और आम आदमी भी, आप जनता जनार्दन, आम वोटर भी कह रहा है कि ये दिल मांगे मोर। तो अभिज्ञान, इसमें दरअसल फायदा किसका हो रहा है? देखिए, ये तो अंततः जो भी नतीजे निकल कर आएंगे इस सारे राजनीति की, उसी से पता चलेगा। लेकिन 2 पॉइंट जल्दी से, बिकॉज कोई टाइम नहीं है हमारे पास। देखिए, राजनीतिक फैसलों की कीमत किसी हद तक टैक्स पेयर अदा करता है। इसलिए टैक्स पेयर को जो विजय त्रिवेदी एरोगेंट कह रहे थे, उस पॉइंट को मैं डिसमिस करता हूं। और बहुत लंबी मैं इस बहस को कर सकता हूं पॉलिटिकल इकोनॉमी को लेकर, और सारी सरकारों की ये प्रॉब्लम ही है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप अर्थनीति की बात कर रहे हैं और आर्थिक समस्याओं की बात कर रहे हैं और आंकड़े दे रहे हैं, तो फिर सच में सबको एक्सप्लेन करना चाहिए कि हाँ, हम ये रेवड़ियां देना चाहते हैं, वादे करना चाहते हैं, और ये रहा इसका बिल, जिसको कौन अदा करेगा, कैसे अदा करेगा, जरूर अपनी चुनावी रैलियों में सारी पार्टियों के नेता बता दें। ये मेरी बड़ी रिक्वेस्ट तो होगी। यही इस सवाल का जवाब कौन देगा? बहुत बहुत शुक्रिया अभिज्ञान। और इस सवाल पर दरअसल आम जनता क्या जवाब दे रही है, क्या राय जाहिर कर रही है? तो आज सीधा सवाल में चर्चा 24 की लड़ाई गरीबी पर आई, और जो गारंटी का रण है, कितने समीकरण बदलेगा। तो नैनीताल उत्तराखंड से डीएन भट्ट हैं, वो कहते हैं 5 किलो राशन पर महंगाई, बेरोजगारी भारी पड़ेगी। जबकि हमारे एक और दर्शक हैं प्रकाश कपाटिया, होशियारपुर पंजाब से, वो कहते हैं फ्री सामान नहीं, रोजगार पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। सरकार, पार्टियां तो ध्यान देगी, जनता जनार्दन भी असल मुद्दों पर ध्यान देगी क्या? और ये कश्मकश कब तक जारी रहेगी, ये देखने वाली बात है। आज बस इतना ही। नमस्कार।